अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर। आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स की कुछ हमने डिफ़ाइन और इसके फार्मूलाज और इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके एग्जांपल देखते हैं, थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक हैं। सेट्स है, फंक्शन है एंड ग्रुप्स। सबसे पहले हम सेट को डिस्कस कर रहे हैं। सेट हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये हमारे पास सेट की डिफ़ाइन है। वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने वेज हैं? देयर आर 3 वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। कौन कौन से? नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव मेथड, नंबर 2 टेबुलर मेथड, नंबर 3 सेट ऑफ बिल्डर मेथड। अब देखें हमारे पास इसकी डिफ़ाइन है। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड द सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी जिनको हम वर्ड्स में बयान करते हैं, लिखते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाता है। इसकी एग्जांपल है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी विदाउट ब्रैकेट्स, कि हम ऐसे वर्ड में लिखेंगे, विदाउट ब्रैकेट्स लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव सेट होगा। लेकिन जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे टेबुलर, इन दिस मेथड द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। जब ब्रैकेट्स का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ब्रैकेट्स का वर्ड्स यूज़ करेंगे और इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा टेबुलर मेथड, टेबुलर सेट। जैसा कि ये देखें, हमने ब्रैकेट्स के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास टेबुलर मेथड बन गया। अगर आप देखें तो ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विदाउट ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड। उसके बाद है सेट ऑफ बिल्डर मेथड। सेट ऑफ बिल्डर मेथड क्या है? इन दिस मेथड अ सिंबल और लेटर्स इज यूज्ड फॉर एन आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ द सेट एंड स्टार्टिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर ऑफ द सेट्स, यानी जिनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, जिनको मैथमेटिकल सिंबल्स में लिखते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ बिल्डर मेथड कहते हैं। जैसा कि आपके पास एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, मैथमेटिक्स सिंबल्स में लिखेंगे, एक्स वेयर एक्स दैट इज बिलोंग टू एन, तो ये हमारे पास क्या बन गया? सेट ऑफ बिल्डर नोटेशन बन गई है। अब हम आते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट किए जाते हैं सेट्स के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द सेट कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स की कितनी टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर? इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, इक्वल सेट्स है, ये हमारे पास टाइप्स हैं। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फाइनाइट सेट। इफ़ अ सेट हैज़ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, यानी जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट हो, फाइनाइट हो, गिने जा सकें, काउंट किए जा सकें, उन्हें हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। इनफाइनाइट सेट, इफ़ अ सेट हैज़ इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम नहीं गिन सकते, जिनकी लास्ट टर्म हमें ना मिले, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसा कि आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इस तरह इंटीजर है 0 +- 1 +- 2 अप टू सो ऑन। नल सेट और एम्प्टी सेट या वाइड सेट, इनके 3 नाम से इनको लिखा जाता है। नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इट इज डिनोटेड बाय 5, जिस तरह के आपके पास सेट इस तरह भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, ऐसा सेट जो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट रखता हो, उन्हें हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसा कि आपके पास ये 7 ठहरा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? सिंगलटन सेट है। अब आगे हमारे पास है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या है? 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट्स डज नॉट मैटर, यानी ये हमारे पास डिफाइन है इक्वल सेट्स की। इन 2 सेट्स ए और बी को हम कब इक्वल कहेंगे? अगर उनके सेम एलिमेंट्स हों और ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट डज नॉट मैटर, ये नहीं वो मैटर नहीं कर। जिस तरह देखिए हमारे पास है CAT और उधर से ACT। अब वहाँ पे ए जो है यहाँ सेकंड पे है, यहाँ पे ए फर्स्ट पे है, यहाँ सी फर्स्ट पे है, वहाँ सी सेकंड पे है, तो ये ऑर्डर जो है इनका वो मैटर नहीं करता, बल्कि एलिमेंट्स उनके क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इसे हम कहेंगे इक्वल सेट्स। इक्वलेंट और सिमिलर सेट्स,
two sets A and B are equivalent if and only if a 1-to-1 corresponding exists between the elements of the sets. It is denoted by A equivalent B या R equivalent B, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह भी लिखा जाता है, यानी सिमिलर या इक्वलेंट। अब सिमिलर इक्वलेंट एक ही बात है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स। अब ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 और बी सेट्स है AIOU, इसका भी आर्डर कितना है 5 है, इसका भी आर्डर कितना है 5 है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम ना हो। यहाँ पे सिर्फ ये है कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम हो, क्योंकि वो भी 5 हैं, ये भी 5 हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे इक्वलेंट सेट्स या सिमिलर सेट्स। उसमें है कि उनके आर्डर भी सेम होंगे, उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ये भी 3 हैं, ये भी 3 हैं, और एलिमेंट्स अगर देखें सी इधर भी है, सी यहाँ भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5, इधर भी 5, लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ ए है, ये नंबर्स हैं और ये ABC में वावल हरूफ हैं, तो इसलिए ये मैटर नहीं करता कि इक्वलेंट सेट्स के अंदर या सिमिलर सेट्स के अंदर कि हमारे पास जो इनके एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है इनका आर्डर जो है वो सेम हो, लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम ना हो। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं सबसेट। सबसेट हमारे पास क्या है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी रिटन एज ए सबसेट बी, यानी इस तरह इसको लिखा जाता है कि ए जो है, सेट ए जो है ये बी का क्या है, सबसेट है, तो इसको हम कहते हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सेट्स हैं, ये जो हमारे पास ठहरे हुए हैं, अब देखें अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी कंटेन करता हो तो सेट बी को सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे और बी को ए का सुपरसेट कहेंगे, क्योंकि बी के एलिमेंट सारे ए में मौजूद नहीं है, लेकिन ए के एलिमेंट क्या हैं, बी में मौजूद हैं। अब जैसा कि आप देखें एग्जांपल इसकी, ए 1 2 3 है, बी 1 2 3 10 तक। अब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, लेकिन बी के एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सुपरसेट है। अब इस तरह सबसेट को हम इस तरह लिखते हैं, ए सबसेट बी, इफ़ अ सेट हैज़ एन एलिमेंट्स देन इट हैज़ 2 की पावर n सबसेट्स, इसका फार्मूला है 2 की पावर n सबसेट्स का। अब सुपरसेट क्या होता है, इफ़ ए सबसेट बी देन बी इज़ कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल बता रहा था। अब देखिए ना, ए के तो सारे एलिमेंट बी में हैं, ए बी का सबसेट है, लेकिन बी जो है वो ए का सुपरसेट है, क्योंकि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है वो सेट ए में हों। अब हमारे पास है देन बी इज़ कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, इट इज़ डिनोटेड बाई बी सुपरसेट ए, इन अबव एग्जांपल बी सुपरसेट ए। प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए सबसेट बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट which is not an element of the set A then A is called proper subset of B। कि अगर हमारे पास A जो है वो B का सबसेट है और B कंटेन करता है एट लीस्ट वन एलिमेंट, तो which is not an element of the set A then A is called proper subset of B। एंड above एग्जांपल A is proper subset of B, यानी A जो है, अब देखना ये जो A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं, लेकिन B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट A में ना हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ ज़्यादा हैं, तो कम से कम ऐसा एलिमेंट हो जो बी में ए में ना हो, तो इसलिए फिर हम ए को क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एवरी सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, द एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट कोई प्रॉपर सबसेट नहीं रखता। उसके बाद है पावर सेट। पावर सेट हमारे पास क्या है, The collection of all proper and improper subsets of a set A is called power set of A, denoted by P of A। यानी कलेक्शन जो होगी प्रॉपर की और इम्प्रॉपर सबसेट्स की वो क्या कहलाएगी, पावर सेट कहलाएगी। ये क्या इसकी कलेक्शन हमारे पास होगी प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की, इसको डिनोट करेंगे P of A से। तो हम कह सकते हैं if A हमारे पास 1 2 है
देन पावर सेट इसके जब बनाएंगे तो एक एम्प्टी सेट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 और 2 आ जाएंगे। इफ़ अ सेट हैज़ n एलिमेंट्स देन देयर आर 2 की पावर n एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर ए पार्टिकुलर डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल इसकी है, इट इज़ डिनोटेड बाय यू, ई और एक्स। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ई हो गया, एक्स हो गया, ये हमारे पास है। रिमेंबर दैट एन जो है वो सुपर सेट है, जी का जी सुपर सेट है, क्यू का क्यू सुपर सेट है, आर का आर सुपर सेट है, सी का। यानी इस तरह इनकी जो होती है, क्योंकि सी इन सब का सुपर सेट होगा, आर इनका सुपर सेट होगा, क्यू जी का सुपर सेट होगा, जी एन का सुपर सेट होगा। ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी का ये होता है आपके पास, एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए इंटरसेक्शन बी, एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। इस तरह डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। यानी अगर कोई एलिमेंट्स बच जाता है बी का तो वो हम नहीं लिखेंगे, जो ए में एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे वो हम लिखेंगे। ये होता है डिफरेंस निकालना। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सम सेट्स बेस्ड ऑन ऑपरेशंस, जिस तरह डिसजॉइंट सेट्स हो गया, ओवरलैपिंग सेट्स हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? टू सेट्स डिफरेंट हो जिनका ए और बी का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 है। ओवरलैपिंग क्या होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। फॉर टू सेट्स ए एंड बी इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 हो, इसका मतलब है यानी कुछ ना कुछ कॉमन हो। बट नेदर ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ए कंप्लीमेंट इस तरह भी लिखा जाता है, ए का कंप्लीमेंट इस तरह सी की तरह रिप्रेजेंट कर ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सेट एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट यू। प्रॉपर्टीज एंड लॉज ऑफ सेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टीज एंड लॉज ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टी लॉ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रॉपर्टी है, डी मॉर्गन लॉ है, अब्सर्प्शन लॉ है। अब देखें सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। रिमेंबर दैट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए इन जनरल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन एन टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इस तरह ए इंटरसेक्शन एन टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम ले सकते हैं, ए यूनियन एन टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस तरह आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन एन टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ आपके पास है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा है ए अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ आ जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब्जर्प्शन लॉ क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन एन टू ए यूनियन बी, तो हमारे पास क्या आएगा? ए आएगा। और अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है तो तब भी ए हमारे पास आएगा। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? अगर ए यूनियन ए लें ए के इक्वल है, अगर ए इंटरसेक्शन ए लें तब भी ए के इक्वल है, तो इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉज। कंप्लीमेंट लॉज, अगर ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट है तो फाई आएगा, अगर ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट है तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा। उसके बाद है डबल कंप्लीमेंट लॉ, ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। अब इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम के, जो कि हमारे पास है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए जो है ए यूनियन बी जो है ये सुपर सेट होगा ए के, एंड ए यूनियन बी जो है ये बी का भी क्या होगा? सुपर सेट होगा। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए जो है ए इंटरसेक्शन बी का सुपर सेट होगा,
और बी अगर सुपर सेट है तो वो ए इंटरसेक्शन बी का सुपर सेट होगा। लेट यू बी दी यूनिवर्सल सेट, देन यू कम्प्लीमेंट, यू का कम्प्लीमेंट लें तो वो फाई आएगा, फाई का कम्प्लीमेंट लें तो वो यू आएगा। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए जो है ये आपके पास बी जो है वो सुपर सेट है ए का, एम्प्लाइज दैट ए और बी का इंटरसेक्शन है किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, बी सुपर सेट है ए का, अगर ए और बी का हम यूनियन लें तो क्या आएगा, बी आएगा। इस तरह फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, बी सुपर सेट है ए का, और इसी तरह ए का कम्प्लीमेंट जो है वो सुपर सेट होगा बी के कम्प्लीमेंट के। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, बी सुपर सेट है ए का, अगर ए यूनियन बी माइनस ए लें तो किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, एम्प्लाइज दैट अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई आएगा। 10 है फॉर एनी टू थ्री सेट्स ए एंड बी सी, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस तरह फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, अगर ए और बी का डिफरेंस लेते हैं, इधर से ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का लें तो ये हमारे पास इक्वल आएगा। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का डिफरेंस, इन दोनों का यूनियन लें तो ए के इक्वल आएगा। अगर ए माइनस बी है यूनियन बी है तो इन दोनों का यूनियन लें तो हमारे पास ए यूनियन बी आएगा। इस तरह अगर ए माइनस बी है तो इसका इंटरसेक्शन लें बी के साथ तो ये हमारे पास क्या आएगा, फाई आएगा। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इज इक्वल टू बी एम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम है, वैन डायग्राम है। अगर ए बी और डी डिसजॉइंट हो, ए और बी ओवरलैपिंग हो, ए और बी का सबसेट हो, बी सबसेट हो ए के, तो हमारे पास ये डायग्राम इसकी इस तरह आएगी। इस तरह हमारे पास ये खे हुए हैं ये सारे, मतलब ए यूनियन बी है तो इसकी डायग्राम ऐसे होगी, इस तरह होगी, इस तरह होगी, इस तरह। फिर ए इंटरसेक्शन बी है तो ऐसे भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। डिफरेंस है तो आपके पास ऐसे होगी। अगर बी माइनस ए का डिफरेंस है तो फिर आपके पास इस तरह होगी। अब आगे हैं सम यूज़ फॉर रिजल्ट्स, रिलेशन बिटवीन सेट्स ए एंड बी, रिजल्ट सजेस्टेड। अब जैसा कि हमारे पास ए और बी है का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, इस तरह रिजल्ट होगा। या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होगा। दूसरा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू फाई है, तो आप लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इफ़ ए सबसेट बी, अगर ए सबसेट है बी का तो हम कह सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस तरह नेक्स्ट हमारे पास अगर बी सबसेट है तो इनका रिजल्ट फिर हमारे पास ये बनेगा। इस तरह अगर हमारे पास 5 है, इफ़ ए एंड बी और डिसजॉइंट हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। यानी ए माइनस बी है तो ए आएगा, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। अगर एन टू बी माइनस ए है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के आएंगे। इफ़ ए एंड बी और ओवरलैपिंग है तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो जिसका रिजल्ट आपके पास ये होगा। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, लॉजिक वाला टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग के भी चांसेस होते हैं। अगर ये कम्बिनेशन में लॉन्ग हो स्कीम के अंदर तो फिर इधर से आने के चांसेस होते हैं इसी टॉपिक से। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। द वर्ड लॉजिकल मीन्स करेक्टली रीजन। द रूल ऑफ लॉजिक गिव प्रिसाइज मीनिंग टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। उसके बाद है इंडक्टिव लॉजिक। In inductive logic, we can draw conclusion from limited number of observation or experiences. Then these results are called inductive logic. यानी हमारे पास क्या हो, लिमिटेड नंबर हो और जिसमें हम ऑब्जर्वेशन या तजुर्बात एक्सपीरियंसेस करें तो उधर से हमें जो रिज़ल्ट ड्रॉ होगा उन्हें हम इंडक्टिव लॉजिक कहेंगे। डिडक्टिव लॉजिक वो होती है, डिडक्टिव लॉजिक क्या होती है। इन डिडक्टिव लॉजिक द कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्राम द प्रीमिसेस, यानी पहले से रिज़ल्ट तस्लीम करना। पहले से कोई रिज़ल्ट हमें दिया गया हो
जैसा कि हम यकीन करते हैं खुदा एक है, तो ये हमारा जो है ना ये डिडक्टिव लॉजिक है। तो ऐसी चीज़ जो ऐसा रिज़ल्ट जो हम पहले से मैथमेटिशियन ने या किसी ने भी हमें एक हकीकत और ट्रुथ यानी एक सच्चाई बताई हुई हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं। अब देखिए हमारे पास है एरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या है, द लॉजिक बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन ओनली ट्रू और फॉल्स पॉसिबिलिटी ऑफ ए स्टेटमेंट। नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या होती है, लॉजिक इन विच देयर इज मोर चांसेस अदर देन ट्रू और फॉल्स। प्रोपोजिशन क्या होती है, स्टेटमेंट विच इज एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, जैसा कि बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, फॉर लेस देन 5 आर प्रोपोजिशंस, वेयर आर ओपन द डोर, गो टू लाहौर और टीसी वगैरह वगैरह, ये क्या है, प्रपोजिशन है। ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती है, द ट्रुथ ऑफ फॉल्सिटी ऑफ ए प्रपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ट्रुथ वैल्यू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर द मेजर स्टेटमेंट इन लॉजिक। ये लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ 5 हैं जो मेजर हैं, नेगेशन है, कंजक्शन है, डिसजक्शन है, कंडीशनल है, बाई कंडीशनल है। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले नेगेशन है, नेगेशन का सिंपल ये आपके पास होता है, और इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, पी इज एनी प्रपोजिशन दैट नेगेशन ऑफ पी इज डिनोटेड बाय नेगेशन पी और नॉट पी एंड इज डिफाइंड एज इफ पी इज ट्रू देन नेगेशन इज फॉल्स। यानी अगर वो पी में ट्रू होगी स्टेटमेंट तो नेगेशन में फॉल्स हो जाएगी, अगर पी के अंदर फॉल्स है तो नेगेशन के अंदर ट्रू हो जाएगी, यानी उलट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, फॉल्स एंड वाइस वर्सा, जैसा कि ये दी गई है आपके पास टेबल। इस तरह आपके पास कंजक्शन है, द अबव टेबल इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल फॉर नेगेशन ऑफ पी। कंजक्शन का सिंबल ये आपके पास इस तरह का सिंबल लिखा जाता है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पी और क्यू दो स्टेटमेंटें हैं, हम ट्रू ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स लेंगे। द कंजक्शन पी एंड क्यू रीड एज पी एंड क्यू, यानी ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं पी एंड क्यू, इज ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू अदरवाइज ऑल फॉल्स। यानी अगर दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। जैसे दोनों ट्रू हैं, पी की स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्यू की भी ट्रू है, तो इधर आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। एक ट्रू एक फॉल्स तब भी फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू तब भी फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स तब भी फॉल्स आएगा। द above table is truth table of P and Q। सर नेक्स्ट पे आते हैं डिसजक्शन पे। द डिसजक्शन P और Q, ये R का सिंबल्स है, रीड एज P और Q इज फॉल्स व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। P और Q दो स्टेटमेंटें हैं, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू, ट्रू दोनों फॉल्स तब भी ये फॉल्स आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी स्टेटमेंट डिसजक्शन की। उसके बाद है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबल्स है। द इम्प्लीकेशन पी कंडीशनल क्यू रीड एज पी एम्प्लाइज क्यू इज फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। P is called antecedent और hypothesis और premises, यानी इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कंडीशनल के अंदर। Q is called consequent और conclusion। The following statement are equivalent to P conditional Q। इसमें कंडीशन में होता है कि दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज फर्स्ट की कंट्राडिक्शन होती है। यानी कंट्राडिक्शन से मुराद ये है कि उसको हम क्या कर देंगे, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे। सिर्फ उसी सूरत में ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज कंट्राडिक्शन आएगी। ये हमारे पास है। उसके बाद है कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव। कन्वर्स क्या है, कन्वर्स के अंदर है दोनों के साइन चेंज कर देना, पी क्यू की जगह पे क्यू पी की जगह पे। इन्वर्स में है कि इनके साइन भी चेंज होंगे, सिंबल भी चेंज होंगे, यानी पी है तो नेगेशन पी हो जाएगा, क्यू है तो नेगेशन क्यू हो जाएगा। कंट्रापोजिटिव है कि स्पेसेस, इनकी जगहें भी चेंज होंगी, प्लेसेस, और इनके साइन भी चेंज होंगे, उनके साइन भी चेंज होंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा पी कंडीशनल क्यू और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ओरिजिनल इम्प्लीकेशन एंड इट्स कंट्रापोजिटिव इज ऑलवेज इक्वल। अब देखिए हमारे पास दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अब ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स दोनों ट्रू, यानी ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में किस एग्जांपल क्या होती है कि दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज फर्स्ट की कंट्राडिक्शन। देखिए दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज फर्स्ट की कंट्राडिक्शन,
ट्रू फॉल्स है तो फर्स्ट में ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू तो फर्स्ट की कंट्राडिक्शन फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स फर्स्ट की कंट्राडिक्शन तो ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है बाई कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। ये हमारे पास है बाई कंडीशनल जो है ना स्टेटमेंट का सिंबल्स है कि बाई कंडीशनल का जो सिंबल्स होगा वो इस तरह आपके पास आएगा। द डबल इम्प्लीकेशन पी बाई कंडीशनल क्यू रीड एज पी एफ एन ओनली एफ क्यू is true when both P and Q are true or both false, otherwise always are false. The following statements are equivalent to P by conditional Q. P if and only if Q. If P then Q and if P Q then P. P if and only if Q. अब देखें हमारे पास क्या है बाई कंडीशनल में ये है, वो कहते हैं दो कहता है बाई डबल कंडीशनल का मतलब यही होता है। बाई कंडीशनल का मतलब होता है डबल इम्प्लीकेशन, यानी डबल कंडीशन। डबल कंडीशन से मुराद ये है कि दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये है हमारे पास, देखिए दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स है तब भी फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू है तब भी फॉल्स होगा। ये हमारे पास है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद इसकी सम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं लॉजिक के साथ जो रिलेटेड हैं। अब पहली है टटोलॉजी। टटोलॉजी ये है कि ऐसी स्टेट में जिसमें सारी के सारी वैल्यूज़ जो आखिर में रिजल्ट निकले वो आपके पास क्या हो, ट्रू हो। अ स्टेटमेंट विच ऑलवेज ट्रू इज़ कॉल्ड टटोलॉजी। यूँ समझ लें कि हमारे पास ये जो लास्ट वाला आंसर है ना, ये वाला सारा ये तो मिक्सअप है ना, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है। अगर ये सारा का सारा ये पूरा कॉलम ट्रू आ जाए तो वो टटोलॉजी होगी, ये सारा का सारा एफ आ जाए फॉल्स आ जाए तो अब्सर्डिटी होगी या कंट्राडिक्शन होगी। A statement which is always false is called absurdity. अगर मिक्सअप आ जाए जैसा कि ये कुछ ट्रू हैं कुछ फॉल्स हैं, इसको कहते हैं कंटेंजेंसी। A statement which can be true or false depending upon the truth values of the variable involved is contingency. उसके बाद है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या है? The words or symbols which give the idea of a quantity are called quantifiers. यानी हमारे पास क्या होगा कि जिसमें हमारे पास वर्ड्स और सिंबल इस तरह यूज़ किए जाएंगे जिनका आइडिया जो होगा क्वांटिटी का, इसको क्वांटिफायर्स कहेंगे। जिस तरह यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, ये हमारे पास है। यानी वर्ड्स और सिंबल विच गिव द डेटा आइडिया विच गिव द आइडिया ऑफ क्वांटिटी, यानी जैसा कि वो क्वांटिटी का आइडिया हमें दे उन्हें हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। जैसा कि देखें यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल, ये सिंबल्स है तो ये हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर में आता है, यानी ये क्वांटिफायर है और यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। इस तरह एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। उसके बाद है लॉजिकल इक्विवेलेंस। कंपाउंड प्रपोजिशन दैट हैव द सेम ट्रुथ वैल्यूज आर कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंट। जैसा कि स्टैंड फॉर लॉजिकली इक्विवेलेंट, यानी ये जो सिंबल्स है ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिकली इक्विवेलेंट को। सम यूजफुल इक्विवेलेंट्स जैसा कि पी कंडीशनल क्यू, और ये आपके पास आएगा लॉजिकल इक्विवेलेंट्स, ये सिंबल्स फिर इसको लिखेंगे नेगेशन पी और क्यू। इस तरह पी कंडीशनल क्यू है, इसको लॉजिकल इक्विवेलेंट्स लिखेंगे। लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी, ये आपके पास है। आगे हमारे पास है इनका लॉजिकल लिंक क्या होता है। अ लिंक बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक, यानी P इज इक्वल टू P इक्वलेंट P और P इक्वलेंट Q, Q इक्वलेंट Q। अब जैसा कि नेगेशन लॉजिकल स्टेटमेंट है नेगेशन P, तो इसको लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ P। P एंड Q, तो इसको लिखेंगे इस तरह कैपिटल P एंड Q, यानी कैपिटल P एंड Q होगा तो इसको हम लॉजिकल स्टेटमेंट इस तरह लिख देंगे। ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। इस तरह P और Q होगा तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इक्विवेलेंट स्टेट थ्योरी में, P यूनियन Q कैपिटल में, P यूनियन Q, और इसको लॉजिकल स्टेट में लिखेंगे तो P और Q। अगर P कंप्लीमेंट यूनियन Q है तो इसको लॉजिकल अगर स्टेट में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा P कंडीशनल Q। इस तरह आपके पास P इक्वल टू Q है तो इसको लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ में इस तरह लिखेंगे। ये आपके पास लॉजिकल कनेक्टिविटी, ये डी मॉर्गन की हैं। उसके बाद हम पढ़ें रिलेशन। अब रिलेशन का टॉपिक हमारे पास क्या होगा, रिलेशन किसे कहते हैं, कार्टियन प्रोडक्ट। द कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज कॉल्ड रिलेशन।
यानी कार्टियन प्रोडक्ट क्या होती है, किसी भी टू सेट्स ए और बी की, ये हमारे पास होती है, जिसमें हम ऑर्डर पेयर ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम कार्टियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल है ए और बी टू सेट्स हैं, इनका कार्टियन प्रोडक्ट ये ऑर्डर पेयर होगा जो हम ऑब्टेन करेंगे। बैन रिलेशन या रिलेशन सिर्फ, तो इसको क्या कहते हैं, एनी सबसेट ऑफ ए कार्टियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो रिलेशन कहलाएंगे, और रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इसके ऑर्डर पेयर है। डोमेन ऑफ ए रिलेशन, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन, डोमेन ऑफ R1 ए और बी is the range of a relation, the set of the second elements of the order pair forming a relation। तो ले सकते हैं रेंज ऑफ R1 1 और 2। इनवर्स रिलेशन क्या होगा, इफ वी इंटरचेंज द डोमेन एंड रेंज of every order pair of a relation then the new relation form is inverse of the given। जैसा कि R1 इनवर्स है तो इसी को हम क्या कर देंगे, ऑर्डर पेयर को चेंज कर दें। जैसा कि A1 और B2 है, अगर हम क्या करें, रेंज को डोमेन कर दें, डोमेन को रेंज कर दें, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है उसके बाद हमारे पास है फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन की डिफाइन हम डिस्कस करते हैं। फंक्शन को हम देखते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ़, ये दो कंडीशन यानी इस तरह सेटिस्फाई करे, थ्री कंडीशन। नंबर 1, एफ जो है वो सब सेट हो ए क्रॉस बी का, डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ एफ आर इक्वल, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो रिपीटेशन नहीं आनी चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए, तब हमारे पास वो क्या होगा, फंक्शन होगा। एग्जांपल है, above example of R1 is a function from A to B is denoted by F that is A to B। बस ये कि दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो डोमेन उसके लिए सेट ए के इक्वल है और दूसरा उस डोमेन के अंदर रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। N2 फंक्शन कब होगा, a function f that is a to b is called N2 function if range सबसेट हो b के, अगर रेंज सेट b के इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, N2 फंक्शन होगा। रेंज जो है वो सबसेट हो बल्कि सेट b के, यानी बल्कि रेंज सेट b के इक्वल ना हो, यानी सेट b के सबसेट हो लेकिन सेट b के इक्वल ना हो, उन्हें हम कहते हैं N2 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। A function f that is a to b is called on to function अगर रेंज सेट b के इक्वल हो, अगर रेंज सेट b के इक्वल है तो उन्हें हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव। 1-1 फंक्शन क्या होता है, 1-1 फंक्शन हम किसे कहते हैं, a function f that is a to b is called 1-1 if second element of no two of its order pair are equal, कि जिसमें ऑर्डर पेयर्स क्या हों, इक्वल ना हो। 1-to-1 फंक्शन में ये है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, डिस्टिंक्ट इमेजेस हों, कि ऐसे ना हो कि कोई एलिमेंट्स रिमेनिंग हो, असाइन ना हो या डबल हो रहा हो असाइन। जिस तरह रेंज का एलिमेंट 5 है तो इधर से दो एलिमेंट्स जो हैं इसके सेट ए के डोमेन के वो सेट बी के साथ असाइन हो, ऐसे ना हो, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों और डिफरेंट इमेजेस हों, तो उन्हें हम 1-to-1 फंक्शन कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन विच इज़ बोथ 1-1 एंड N2, ऐसा फंक्शन जो 1-1 की कंडीशन भी रखता हो N2 की भी रखता हो, उन्हें हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो ऑन 2 भी हो, उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उसके बाद है लीनियर। लीनियर फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एक्स वाई ऑर्डर पेयर y इज इक्वल टू mx प्लस c इज कॉल्ड लीनियर। इसका ग्राफ होता है, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद है क्वाड्रेटिक फंक्शन, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एक्स वाई इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज पैराबोला, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा और इसका ग्राफ जो होगा वो पैराबोला फॉर्म में होगा। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन f इज डिनोटेड बाई f इन्वर्स and can be obtained by interchanging the element of the order pairs involved in the functions. Inverse of a function may or may not be function. Inverse of a line is line, यानी इनवर्स की जो लाइन होगी वो लाइन ही होगी
और ये फंक्शन हो भी सकता है, फंक्शन नहीं भी हो सकता। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की क्या होती हैं। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टैटिक इज अ डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन फॉर एस। सबसे पहले है क्लियर प्रॉपर्टी। A non-empty set S is called closed with respect to multiplication steric if for all AB belong to S implies that A star B belong to S। यानी अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, स्टेरिक लेते हैं और दोबारा वो उसी सेट को बिलोंग करें तो उन्हें हम कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। For all A B belong to S, A steric B is equal to B steric A। Associative property। For all A B C belong to S implies that A steric B steric C is equal to A steric B steric C। Identity element। An element E belong to S is called identity with respect to if A star E is equal to E star A is equal to A। Inverse property। For any element A belong to S, there exists A dash belong to S such that A steric A dash is equal to A dash star A is equal to E। Then A and A dash are called inverse of each other with respect to steric। अब हमारे पास आगे है रेजिड्यू क्लासेस ऑफ द मॉडुलो n। अब देखिए हमारे पास क्या है, अगर n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, देन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n-1 तक और कॉल रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो n। तो एग्जांपल इसकी है 0 1 2 3 और रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो 4। यानी अगर n बिलोंग टू n कर रहा है तो वो n-1 होगा, एक पीछे होगा। अगर ये आपके पास 0 1 2 3 है तो इसका जो रेजिड्यू होगा वो आपके पास 4 होगा। यानी इसका जो रेजिड्यू है वो क्या है, मॉडुलो जो है इसका है वो कितना है, 4 है। अब द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ 5। क्योंकि ये 4 तक है तो इसकी जो रेजिड्यू क्लासेस होगी वो मॉडुलो जो होगा वो 5 होगा। अब स्टेरिक के लिहाज से इसको बनाएंगे, यहाँ भी 4 तक लिखेंगे, यहाँ भी 4 तक लिखेंगे। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 को 3 से 3, 1 को 4 से 4। अब आ जाएँ इस पर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब 6 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा और 8 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरह फिर आप 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 क्या आ जाएगा, 2 बच जाएगा। क्योंकि डिवाइड करना ना 10 आ जाएगा, बाकी 2 बचेगा तो 2 आ जाएगा। इस तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग 1 आएगा। तो इस तरह फिर आपके पास 7 है, 7 का भी आपने ऐसे करना है, उसको भी इसी तरह आप बनाते जाएंगे टेबल में। पहले तो ये पूरा आ जाएगा। अब देखें 1 को 0 से 1 को आप बल्कि एडिशन के लिहाज से चेक करें, ये एडिशन के लिहाज से है, ये एडिशन के लिहाज से चेक करें। 1 को 0 में ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को 2 में ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, इस तरह 4, इस तरह ये ऐसे आता जाएगा। इस तरह 2 पे अगर आएँ 2 को 0 में ऐड करेंगे 2, 2 को 2 में ऐड करेंगे 4, 2 को 3 में ऐड करेंगे 5, 2 को 4 में ऐड करेंगे 6। अब 2 को जब आप 5 में ऐड करेंगे 7, 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। अब 3 को जब आप 5 में ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। इस तरह आपको 4 को जब आप 6 में ऐड करेंगे 10, 10 को जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह आपने एडिशन के लिहाज से बनानी है, फिर इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बनानी है। अब इसी तरह हमने चेक करना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्रॉपर्टीज़। अब हमने ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसका चेक करना है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रखता है या नहीं रखता, मल्टीप्लिकेशन रखता है या नहीं रखता। क्लियर प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं क्या होती है। क्लियर प्रॉपर्टी ये होती है कि आप दो एलिमेंट्स लें, उनको ऐड करें, अगर उनका आंसर दोबारा उसी सेट को बिलोंग करता हो तो हम कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी रखता है। तो क्लियर प्रॉपर्टी ये सारे सेट रखते हैं। इस तरह का एसोसिएटिव भी सारे रखते हैं। इस तरह आइडेंटिटी पे अगर आ जाएं तो आइडेंटिटी क्या होता है, 0 इज़ द आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन 1 होता है आइडेंटिटी।
अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो इसमें ज़ीरो होता नहीं है, लिहाजा ये क्रॉस आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप देखें जो 1 इसमें ठहरा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, लिहाजा ये टिक हो जाएगा। इस तरह आप इस तरह चेक करते जाएंगे। W के अंदर मौजूद है ज़ीरो, तो लिहाजा ये टिक हो जाएगा। इस तरह आइडेंटिटी 1 भी मौजूद है, ये सारे टिक हो जाएंगे। इस तरह इन्वर्स पे आकर देखें। अब इन्वर्स देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर, इन्वर्स का मतलब होता है एडिशन के लिहाज से माइनस। अगर एडिशन है तो अगर 5 है तो इसका इन्वर्स -5 होना चाहिए। वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में माइनस वाली वैल्यू होती नहीं है, लिहाजा ये क्रॉस आ जाएगा। इन्वर्स अगर आप देखें, इसमें इन्वर्स का मतलब होता है उलट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर 5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 होना चाहिए। अब बाई वाली रकमें आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है नहीं, लिहाजा ना इसमें जो है ना एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है इन्वर्स मौजूद है, ना मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इन्वर्स मौजूद है। इस तरह होल नंबर में भी ऐसे है, इंटीजर में भी। इंटीजर के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, एडिशन के हैं पड़े। एडिशन के लिहाज से प्लस माइनस दोनों मौजूद हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर 5 लेते हैं तो 1/5 उसमें मौजूद नहीं है। इस तरह ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप वाला टॉपिक है लास्ट हमारा। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड सटेरिक इज डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन फॉर एस ग्रुपाइड इफ एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। यानी स्टेरिक के लिहाज से अगर एस क्लोज्ड है, सिर्फ क्लोज प्रॉपर्टी रखते हैं, तो उसको ग्रुपाइड कहेंगे। जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के लिहाज से, इंटीजर एडिशन के लिहाज से, रियल नंबर एडिशन के लिहाज से, सेट ऑफ रेशनल नंबर है एडिशन के लिहाज से, ये सारे ग्रुपाइड हैं। इस तरह सेमी ग्रुप जो क्लोज्ड भी हो और साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखे, ये दो प्रॉपर्टी रखे, उन्हें सेमी ग्रुप कहते हैं। इसके एग्जांपल नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रियल नंबर है और रेशनल नंबर है एडिशन के लिहाज से। अब मोनाइड ग्रुप इसी तरह, मोनाइड ग्रुप में आप देखें, मोनाइड ग्रुप में 3 प्रॉपर्टी आ जाती हैं, यानी वो क्लोज्ड भी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखे और साथ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी रखे, उन्हें हम मोनाइड कहते हैं। इसमें एडिशन के लिहाज से ये आपके पास है। और ये मल्टीप्लिकेशन भी हैं, इंटीजर, रियल नंबर और रेशनल नंबर, ये एडिशन के लिहाज से हैं। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इंटीजर भी है, रियल नंबर भी है और रेशनल भी है, तीनों हैं। तीनों एडिशन भी रखते हैं और तीनों मल्टीप्लिकेशन भी रखते हैं मोनाइड ग्रुप में। अब ग्रुप क्या है? ग्रुप में ये 4 प्रॉपर्टी हो जाती हैं, ये क्लोज्ड भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी रखता हो, साथ इन्वर्स प्रॉपर्टी रखता हो, तो वो हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। तो इंटीजर है, रियल नंबर है, रेशनल है, तो ये सारे जिस तरह मैट्रिक्स 2/2 एडिशन के लिहाज से, तो ये हमारे पास क्या है? ग्रुप हैं। अबिलियन ग्रुप ये होता है कि ग्रुप की पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, साथ उसके ऐड हो जाए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी पहले से ग्रुप है उसे अबिलियन कहेंगे। अगर वो साथ ग्रुप के साथ साथ वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो फिर वो अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, तो उसको हम कहेंगे अबिलियन। वो मैट्रिक्स है 2/2 एडिशन के लिहाज से, इंटीजर है एडिशन के लिहाज से, रियल नंबर है एडिशन के लिहाज से, फिर इस तरह रेशनल नंबर है एडिशन के लिहाज से। तो रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, लेकिन ज़ीरो उसमें से निकाल लिया जाए फिर वो मल्टीप्लिकेशन रखता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सम कंसेप्ट रिलेटेड टू ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन है। फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप, अ ग्रुप इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट्स ऑर्डर इज फाइनाइट, अदरवाइज इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। Uniqueness of identity, in a group the identity element is unique. Uniqueness of inverse, in a group inverse of each element with respect to steric is unique. Reversal law of inverse, for all a b belong to S, where S is a group, then a b whole inverse is equal to b inverse a inverse. Idempotent element, let S be a group and a belong to S, then a is called idempotent element if a steric a is equal to a। ये हमारे पास आ जाए। अब इसके हम कुछ MCQs देखते हैं। अब पहला MCQs है इफ़ n बिलोंग टू z देन विच वन इज़ ट्रू, कि उनमें से बताएं कौन सा ट्रू होगा। यानी n का अंडर रूट बिलोंग करे q को, n अंडर रूट बिलोंग करता है r को, n अंडर रूट बिलोंग करता है c को, या नन ऑफ दीज। तो पहला इसका ऑप्शन क्या आएगा? c वाला, कि अगर n जो है z को बिलोंग कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब n अंडर रूट भी किसको बिलोंग करेगा? c को बिलोंग करेगा। दूसरा है दी सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग टू z एंड x 1 ओवर x इज गिवन बाई, ये क्या आएगा? यानी उधर से वो कह रहा है x एलिमेंट है इंटीजर z का, और इधर से हमें कह रहा है कि अगर x
इक्वल टू 1 ओवर एक्स हो तो इस गिवन बाई क्या आएगा, 1 आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, -1 आएगा या -1 आएगा। तो ये हमने बताना है। तो हमारे पास ये क्या आएगा, डी आएगा, डी वाला ऑप्शन, यानी -1 + 1 ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस तरह हमारे पास है तीसरा। अब तीसरा MCQ क्या है, तीसरा हमारे पास है इफ़ सेट x इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग टू n एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 4 लेस देन 12। इस तरह प्राइम नंबर है जो कि x ग्रेटर है -5 लेस देन 5, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कहते हैं x इंटरसेक्शन p इज नॉट इक्वल टू 5, सेकंड x माइनस प्राइम नंबर इज इक्वल टू p, थर्ड x माइनस p इज इक्वल टू x। अब फर्स्ट कंडीशन है वो कहता है ओनली, और थर्ड में कहता है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड में हमारे पास वो कहता है 1 एंड थर्ड ओनली या डी सेकंड ओनली। ये थर्ड ओनली आएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी वाला ऑप्शन आएगा। आपके पास तीसरे का जो ऑप्शन है वो आपके पास सी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अब हम आते हैं 4 पे। 4 है इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग देन सेट ए माइनस बी कंप्लीमेंट। ये किसके इक्वल होगा, तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह विच वन इज़ टोटोलॉजी, कि इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट वो क्या होगी, टोटोलॉजी को जो है वो होल्ड करेगी। अब हमारे पास ये क्या आएगा, वो कहता है बी कंडीशनल क्यू एंड पी कंडीशनल क्यू, या पी कंडीशनल पी एंड नेगेशन पी, पी और नेगेशन पी, या डी बोथ ए एंड सी। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ये हमारे पास आएगा सी वाला, यानी पी और नेगेशन पी, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास 6 है द कंट्रोल पॉजिटिव ऑफ कंडीशनल इफ़ 10 इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन पाई इज़ इरेशनल इज़, इफ़ 10 इज़ नॉट पॉजिटिव इंटीजर देन पाई इज़ रेशनल। अगर 10 हमारे पास ऐसा नंबर है कि जो नॉट पॉजिटिव इंटीजर है, पाई इज इरेशनल होगा। वो कहता है इफ़ पाई इज रेशनल है तो देन 10 इज़ नॉट नेगेटिव इंटीजर होगा। अगर पाई इज़ नॉट इरेशनल है तो देन 10 इज़ नॉट पॉजिटिव इंटीजर होगा, या नन ऑफ दीज आएगा। तो ये हमने बताना है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, सी वाला। अगर इफ़ पाई इज़ नॉट इरेशनल है तो तब 10 जो है इज़ नॉट पॉजिटिव इंटीजर होगा। 7 है ट्रुथ सेट ऑफ अब्सर्डिटी इज़ यूनिवर्सल सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट या डिस्कोर्स सेट। वो कहता है बताएं जो 7 हमारे पास है वो क्या आएगा, यानी एम्प्टी सेट आएगा। ट्रुथ सेट ऑफ अब्सर्डिटी इज एम्प्टी सेट विच 1 इज इक्वलेंट टू पी कंडीशनल क्यू, ये हमने बताना है। तो इज इक्वलेंट, इक्वलेंट का सिंबल यहाँ हमने बताना है 8 के अंदर। तो हमारे पास ये डी वाला यानी बोथ आएंगे, ए और बी, ए भी आएगा और बी भी आएगा। उसके बाद है 9 हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए 1 2 3 टू सेट बी 0 5 6। तो अब आपने इसका रिलेशनशिप बताना है कि इसके कितने रिलेशंस पॉसिबल्स हैं, यानी कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, ये हमने इनके बताने हैं। तो हमारे पास ये कितने हैं, 5 12, यानी 5 12, क्योंकि फार्मूला आपके पास क्या होता है 2 की पावर m n रिलेशन का फार्मूला। m कितना है 3 है, n भी कितना है 3 है, 3 3 आर 9, 2 की पावर 9, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 5 12 आता है, यानी सी वाला ऑप्शन आएगा। द क्वाड्रेटिक रिलेशन y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c देन abc बिलोंग टू r इज ऑलवेज इवन फंक्शन, ऑलवेज 1 to 1 फंक्शन, नेवर बाइजेक्टिव फंक्शन, ऑलवेज इनटू फंक्शन। ये हमने बताना है 10 के अंदर। तो हमारे पास ये क्या आएगा, सी वाला, नेवर बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं रखता। 11 हमारे पास है इफ़ n बिलोंग टू z इंटीजर देन विच 1 इज़ ऑलवेज ऑड। कि इनमें से बताएं कौन सा जो है वो इसका ऑप्शन बनेगा 11 का। तो हमारे पास क्या बनेगा इसका 19n + 6, 19n + 5, 19n + 5, ये भी नहीं बनेगा, बल्कि ये बनेगा 18n + 5, ये आपके पास आएगा। 12 है सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम सबसेट टू सुपर सेट, यानी इनका बताएं कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर्स है, रेशनल नंबर है और इंटीजर्स है। तो इनमें से हमारे पास कौन सा आएगा, तो हमारे पास ये कौन सा यानी ऑप्शन आएगा, तो ये हमारे पास सी वाला आएगा। तो ये वाला 1 4 3 और 2 ये कंडीशन बनेगी। अब इसी तरह हमारे पास 13 है शेडेड रीजन इज़ रिप्रेजेंटेड, यानी ये जो शेडेड एरिया है ये इनमें से कौन से सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा हमारे पास बनता है। यानी ए इंटरसेक्शन बी की ये शेडिंग एरिया है,
ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का है, ए कम्प्लीमेंट माइनस बी का है, या बी माइनस ए का है, तो ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसकी ये शेडिंग एरिया है। इस तरह नेक्स्ट पे आ जाएं, हमारे पास है 14। 14 हमारे पास क्या है? 14 हमारे पास है इन सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो 3 देन एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 इज़। तो इसका क्या बनेगा? यानी 0 बनेगा, हमारे पास -1 बनेगा, और उसके बाद +1 बनेगा, -1 बनेगा, या इसका 2 आएगा। तो ये हमें बताना है। तो हमारे पास ये 2 आएगा, यानी अगर सर रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो 3 है देन एडिटिव इनवर्स 1 है, तो इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास जो बनेगी वो क्या बनेगी? वो हमारे पास 2 बनेगी, यानी डी वाला ऑप्शन इसका आएगा। 14 हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। विच बाइनरी ऑपरेशन इज़ कम्यूटेटिव। कौन सा इसमें से आपने बताना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है इनमें से बाइनरी ऑपरेशन, यानी 15 का हमने बताना है। तो एक्स डायरेक्ट वाई इज इक्वल टू 14 वाई, ये भी नहीं है। एक्स डायरेक्ट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी नहीं है। एक्स डायरेक्ट वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर, ये भी नहीं है। एक्स डायरेक्ट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ये बनेगा। तो डी वाला इसका ऑप्शन आएगा। 16 विच वन इज़ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें से बताएं कौन सा सेट है जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप प्रॉपर्टी रखता है, ये हमने बताना है इसमें से। जो कि हमारे पास क्या है? 0 1 है, 1 है, 1 -1 है, बल्कि ये तीनों रखते हैं, ऑल ऑफ दीज, यानी डी वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका। उसके बाद 17 है इन अ ग्रुप ऑफ 100 कस्टमर्स एट पिज़्ज़ा हट 80 ऑफ देम ऑर्डर पिस्ता and 72 of them order pizza, 60 customer order both, then how many of them order pizza but no pista। तो इनमें से बताएं, यानी हमने बताना है कि इनमें से क्या बनेगा? 20 आएगा, 12 आएगा, और या हमारे पास इसके बाद जो है ना 8 आएगा, या नोट, यानी बी वाला 12 आएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 18 है ए टोयोटा वर्कशॉप 50 कार्स वर इंस्पेक्टेड, 23 of car needed new brakes, 34 needed new exhaust system, and 6 cars needed another repair. How many cars needed both repairs? यानी कितने cars इसमें हमें both रिपेयर करनी पड़ेंगी? तो ये हमारे पास 13 ही करनी पड़ेंगी। कितनी? 13। इसका जो आएगा 13 आएगा। 19 हमारे पास क्या है? 19 हमारे पास है फॉर वट वैल्यू ऑफ एक्स देन रिलेशन 1 1 एक्स के लिए रिलेशन दिया हुआ है विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड फंक्शन, ये हमने बताना है इसको। इसमें कौन सा 2 बनेगा? 2 अंडर रूट बनेगा, -2 अंडर रूट बनेगा, या हमारे पास ये बोथ बी एंड सी, यानी दोनों बी भी आएगा और इसका सी भी आएगा, 2 अंडर रूट और -2 अंडर रूट। 20 द सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज। अगर सेट ऑफ रियल नंबर जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज़ क्या होगा? अबीलियन ग्रुप होगा, मोनाइड ग्रुप होगा, या आपके पास क्या आएगा? ग्रुप आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा, ये हमने बताना है 20 के अंदर, यानी ये मोनाइड ग्रुप होगा। बी हमारे पास क्या आएगा? इसका ऑप्शन आएगा बी, मोनाइड ग्रुप होगा। विच वन इज़ नॉट अ ग्रुपाइड। इनमें से बताएं कौन सा है जो ग्रुपाइड नहीं है, ग्रुपाइड प्रॉपर्टी नहीं रखता? वो हमारे पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है एडिशन के लिहाज से ये ग्रुपाइड नहीं है, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। इस तरह 22 पे आ जाएं। एक्स डायरेक्ट वाई इज इक्वल टू 3x वाई, देन आइडेंटिटी एलिमेंट रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज़, कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने बताना है ये जो 22 है ये क्या प्रॉपर्टी है। इसका बी वाला ऑप्शन आएगा 1/3, बी वाला ऑप्शन आएगा 1/3, बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद 23 है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा? तो ये हमारे पास क्या आएगा? 23 में 5 आएगा, ए आएगा, बी आएगा, या ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ये हमने देखना है 23 के अंदर, इसका ऑप्शन आएगा सी वाला, बी, तो ये हमारे पास सी आ जाएगा। इस तरह आ गया हमारे पास 24 है द इनवर्स ऑफ नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन क्यू इज़। इसकी स्टेटमेंट इन्वर्स इसका लेना है। अब इन्वर्स में क्या था? इन्वर्स के अंदर इनके साइन हम चेंज कर देते हैं, इसके हम क्या कर देते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। जब इसके आप साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो फिर डी वाला ना इसका कोई भी नहीं बनता। देखें इसके साइन चेंज करें, क्यू कंडीशनल पी, क्यू कंडीशनल पी,
तो हमारे पास क्या बनेगा, इन्वर्स में क्या था, इन्वर्स में एक था कन्वर्स, एक था इन्वर्स, एक था कंट्रापॉजिटिव। तो इन्वर्स वो था कि इसमें हम क्या करते थे, इनकी जो है साइन चेंज कर देते थे, इनके साइन चेंज कर देते थे। अब साइन चेंज करने में आप इसका ऑप्शन ढूंढें तो हमारे पास क्या होगा, वो नहीं बनता। तो लिहाजा कौन सा आएगा, डी वाला आएगा। यानी 24 हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 25 ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, क्योंकि 3 होते थे ना, 3 थे हमारे पास, कन्वर्स था, इन्वर्स था और कंट्रापॉजिटिव था। कन्वर्स ये था कि उनकी जगह चेंज कर देते हैं, इन्वर्स ये था कि उनके साइन चेंज कर देते हैं। अगर साइन चेंज करें तो ये बनेगा पी कंडीशनल क्यू। अब पी कंडीशनल क्यू है कहीं भी नहीं है, तो लिहाजा ये नन आएगा, क्योंकि पी कंडीशनल क्यू कहीं भी नहीं ठहरा हुआ, ये डी वाला ऑप्शन आएगा। अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, 25 का, तो 25 ए वाला फाई आएगा इसका। 26 द फंक्शन एफ दैट इज सी टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड इज ऑलवेज, यानी ये मॉड जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, 1 1 है, बाइजेक्टिव है हमारे पास, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये हमारे पास या मे और मैनी वन एंड 2। अब देखिए हमारे पास ये क्या आएगा, बी वाला ऑप्शन आएगा। 26 जो हमारे पास आएगा ये बी वाला ऑप्शन आएगा, मैनी 1 ऑन 2, यानी मैनी 1 ऑन 2, ये हमारे पास बनेगा, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। 27 द सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिसेस इज, अब जो अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, तो वो कौन सा ग्रुप रखेगा, वो एडिशन के लिहाज से वो ग्रुप होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप होगा, या नन ऑफ दीज होगा। यानी हमारे पास ये क्या, कौन सा ऑप्शन इसमें रखेगा, तो ये अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। जो सेट होता है मैट्रिक्स के अंदर अगर मैट्रिक्स 2 बाई 2 है ऑर्डर मैट्रिक्स, तो वो हमेशा अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी रखता है, यानी बी वाला ऑप्शन आएगा। 28 विच वन इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, इसमें से बताएं कौन सा है जो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। 28 में हमने ये बताना है, तो ए वाला जो ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन प्रॉपर्टी नहीं रखता। 29 लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ पी ऑफ पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन, तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी एस आ जाएगा। 30 है लेट ए बी ए सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स वाई बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए देन विच वन मस्ट बी ट्रू, ये हमने बताना है 30 के अंदर कि हमारे पास ये क्या बनेगा, तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, एक्स वाई बिलोंग टू ए, यानी इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। विच वन इज़ ट्रू, इनमें से बताएं कौन सा, 5 बिलोंग टू ए बी सी, ए सेट बिलोंग टू ए बी सी, ए सेट सब सेट है ए बी सी के, या नन ऑफ दीज, ये हमने बताना है, तो ये सी वाला ऑप्शन बनेगा, ये करेक्ट है। 32 है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट 0 - 1 और, ये हमने बताना है, तो कौन सा बनेगा इसमें कि इसके नंबर ऑफ सेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स कितने बनेंगे, इसके हमने क्या बनाने हैं, प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। प्रॉपर सबसेट्स इसके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, एक खाली होगा, एक 0 होगा, एक -1 होगा। अब 33 का हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास 1 2 3 सेट्स है, 3 8 है, देन ए यूनियन बी प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन बी, तो इनका ये हमारे पास कितना बनेगा, इसको जब बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सी वाला बनेगा, 1 3 2 3 3 3 और 8 3। 34 है नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4 है, नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3 है, एंड ऑफ ए कार्टियन प्रोडक्ट बी कार्टियन प्रोडक्ट सी इज इक्वल टू 24, तो एन ऑफ सी इसका कितना बनेगा, यानी ये देखेंगे एन ऑफ सी, एन ऑफ ए भी 4 है, एन ऑफ बी 3 है, तो एन ऑफ सी हमारे पास कितना बनेगा, एन ऑफ सी हमारे पास बनेगा 2, एन ऑफ सी हमारे पास कितना बनेगा, 2 बनेगा, 2 आ जाएगा इसमें। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ग्राफ, यानी ये हमने बताना है, इनमें से चुनना है कि कौन सा ये इसमें से फंक्शन है जो ये ग्राफ दे रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ चुके हैं कि ये हमें कौन सा है, ये बेसिकली पैराबोला, देखें अगर गौर करें ये पैराबोला का ग्राफ बन रहा है, और आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन होती है वो हमेशा पैराबोला ग्राफ देती है, तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट इक्वेशन इसमें कौन सी है, ये एक्स स्क्वायर वाली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी है लेकिन ये 2 के साथ है, तो ये नहीं बन रही इस तरह, तो ये जो डी है ये आपके पास ये दे रहा है ग्राफ। उसके बाद 36 है, और 36 हमारे पास क्या आएगा,
36 है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ग्रुप देन विद 1 इज़ ट्रू, इनमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है। ए बी होल इनवर्स जो कि हमारे पास ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स है, या आपको पता है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होल इनवर्स सी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स, ये है सी ए इनवर्स बी इनवर्स होल इनवर्स, ये आपके पास है। अब इसमें से देखें कौन सा, आप देखें लास्ट में बी है तो बी इनवर्स ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स ए आ जाएगा ठीक है, ये यानी सी वाला ऑप्शन बनता है, इसका बनता है सी वाला। 36 क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब आते हैं 37 में, इंसर्ट मिसिंग एलिमेंट इन गिवन टेबल सो दैट द ऑपरेशन स्टेरिक इज़ कमोटेटिव। ये हमारे पास जो है बताना है आपने, यहाँ जो एलिमेंट मिसिंग है सवाल या क्वेश्चन मार्क्स डला हुआ है, यहाँ आपने बताना है कि हमारे पास क्या आएगा, और यहाँ पे ए ही आता है, देखें ए ही आता है हमारे पास, ए वाला ऑप्शन आएगा। और इसी तरह 38 हमारे पास है फॉर ऑल एम एन बिलोंग टू अ ग्रुप द सोल्यूशन एम एक्स इज इक्वल टू एन इज़ गिवन बाई एक्स। अगर यहाँ रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, एम इनवर्स हो जाएगा, और एक्स के लेफ्ट में ठहरा हुआ है तो उधर एन की लेफ्ट में आएगा, तो एन की लेफ्ट में आएगा तो इसका मतलब हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये बी वाला ठीक है, क्योंकि एक्स यही रहेगा, एम उधर जाएगा, और एक्स की एम जो है लेफ्ट में ठहरा हुआ है, उधर भी लेफ्ट में ठहरेगा, तो ये बी वाला ऑप्शन बन जाएगा। 39 द इन्वर्स ऑफ इनडेफिनेट रिलेशन। अब ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, आप इसका इन्वर्स निकाल लें। 1 1 का 1 आएगा, 4 2 9 3, यानी हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्स में ये होता है डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं बना हुआ, ये गलत है सारे, इसका मतलब इन्वर्स नॉट पॉसिबल, ये जो है नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 40 है इफ़ एस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3 एंड टी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5 देन एस इंटरसेक्शन टी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो ये इसका ए वाला ऑप्शन बनेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी, एमसीक्यूज़ भी थी और थ्योरी भी थी। तो मज़ीद उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद किस जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।